लास्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख रहे थे प्रॉपर्टी प्राइस डेटा पे, और उसी केस स्टडी को, उसी प्रोजेक्ट को हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। तो नाउ वी विल डू द बाइवेरिएट एनालिसिस फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल, फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। तो ये हम लोग कैसे करेंगे? तो वी विल डू इट यूजिंग हीट मैप। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं कोरिलेशन फुल डीएफ। लेट मी रन दिस प्रोग्राम कर्नल sorry run all full df full raw और यहाँ हम लोग को क्या लेना है? रेफरेंस पॉइंट लेना है। अगेन जैसा हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि रेफरेंस पॉइंट हमारा हमेशा होना चाहिए ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स। तो मैं यहाँ रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स, और इसका मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? कोरिलेशन। ये हो गया आपका कोरिलेशन। नाउ लेट अस चेक कॉर df डॉट हेड। तो ये देखिए आपके कोरिलेशन का वैल्यूज हो गया। नाउ लेट अस ड्रॉ द हीट मैप। हीट मैप cor df x tick labels equal to cor df dot columns y tick labels equal to cor df dot columns, और c map for coloring we can, I am giving here the rainbow, and n not equal to true will give the value also. ये आपका क्रिएट हो गया हीट मैप। white tick labels, okay, I have done the mistakes. Labels, labels. So this is your heat map. So ये हमारा, सिंस मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो लेट मी import matplotlib dot py plot as plt and figure. Here I am writing plt dot figure fig size equal to 15,15। ये आपका बड़ा हो गया। अब हम लोग इसको कैसे देखते हैं? सी, जो आपका हीट मैप होता है ना, वह हीट मैप मिरर मिरर इमेज होता है। ये जो आप डायगोनली देख रहे हो, डायगोनली से लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ साइड जो वैल्यूज क्या है आपका सेम होता है। और डायगोनली क्या होता है? डायगोनली में आप देखोगे वैल्यूज आपका क्या है? 1 होगा। क्यों होता है 1? क्योंकि ये जो कोरिलेशन वैल्यूज होता है, दिस द कोरिलेशन वैल्यूज विद द सेम वेरिएबल, विद द सेम वेरिएबल, मतलब इसी वेरिएबल का इसी वेरिएबल के साथ कोरिलेशन वैल्यू होता है। इस कारण ये जो वैल्यू है आपका 1 होता है। तो चलिए इसमें हम लोग चेक करते हैं। जैसे आप हाउस कंडीशन का देखोगे सेल प्राइस के साथ, तो पहले हमारा दो तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में
क्या कोरिलेशन है या नहीं है। यदि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन है, तो इसका क्या मतलब होता है कि दैट वेरिएबल हैज सिग्निफिकेंस व्हाइल डिसाइडिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब इसमें जो भी मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, यदि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे इस डिपेंडेंट वेरिएबल सेल प्राइस के साथ कोरिलेटेड है, इट मीन दैट दिस वेरिएबल हैज द सिग्निफिकेंस व्हाइल डिसाइडिंग द सेल प्राइस। तो चलिए इसमें देखते हैं, जैसे हाउस कंडीशन है, तो हाउस कंडीशन इज 0.09, तो ये क्या हुआ, ये हाईली कोरिलेटेड हुआ सेल प्राइस के साथ। देन आपका देखो कंस्ट्रक्शन ईयर, दिस इज ऑल्सो रीमॉडल ईयर को भी ले सकते हैं हम लोग, टोटल बेसमेंट ईयर को भी, फर्स्ट फ्लोर एरिया को भी ले सकते हैं हम लोग, ले लो क्वाइल क्वाइल फिन एसएफ को भी देख सकते हैं। देन फुल बाथरूम अब अपग्रेड, rooms of upgrade, so these variables have significant role while deciding the sale price। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा प्रोस्पेक्टिव हुआ जब हम देख रहे हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के कोरिलेशन के वैल्यू को। नाउ नेक्स्ट इज, हम देखते हैं कि मेरा इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन है या नहीं है। यदि हमारा इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन है, तो दैट इज नॉट गुड फॉर आवर मॉडल बिल्डिंग। क्यों नहीं गुड है, क्योंकि वो फिर आपका मल्टी कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। आपका फॉर्मूला क्या होता है, while कैलकुलेटिंग द प्रिडिक्शंस, हम जो प्रिडिक्शन कैलकुलेट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, y हैट इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू एक्स। मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल है, बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू एक्स वन प्लस बीटा टू इंटू एक्स टू, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगा। तो क्या होता है कि यदि आपके पास मान लो y हैट इक्वल टू हो गया बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू एक्स वन प्लस बीटा टू इंटू एक्स टू। अब मान लीजिए ये दो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स वन एंड एक्स टू। यदि एक्स वन और एक्स टू कोरिलेटेड होगा तो क्या होगा कि एक्स वन के इंक्रीज होने पे एक्स टू भी इंक्रीज हो जाएगा, और एक्स टू के इंक्रीज होने पे एक्स वन भी इंक्रीज हो जाएगा, एक्स वन के डिक्रीज होने पे एक्स टू भी डिक्रीज हो जाएगा, और एक्स टू के डिक्रीज होने पे एक्स वन भी डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज दिस टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड। तो उसका रिजल्टेंट पे क्या होगा, जो आपका कॉफिशिएंट होगा वह का वैल्यू क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। मतलब आप कॉफिशिएंट के वैल्यू से ये नहीं समझ पाओगे कि वेदर दिस वेरिएबल हैज हाउ मच सिग्निफिकेंस while deciding the सेल प्राइस और while deciding the डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं एक बात बता रहा हूं, मान लो कि मेरा सेल प्राइस है और बीटा नॉट है, बीटा नॉट प्लस मैं लिख रहा हूं बीटा वन इंटू नम इंटू स्क्वायर फीट एरिया, स्क्वायर फीट एरिया प्लस बीटा टू इंटू नंबर ऑफ बेडरूम्स। मान लीजिए ये दोनों वेरिएबल्स मेरा कोरिलेटेड है, स्क्वायर एरिया और नंबर ऑफ बेडरूम्स। तो यदि आपके नंबर ऑफ बेडरूम्स इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका एरिया भी इंक्रीज हुआ होगा, और यदि आपका एरिया इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ बेडरूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, ऑब्वियसली हो जाएंगे नंबर ऑफ बेडरूम्स इंक्रीज, सिंस दिस टू आर कोरिलेटेड। तो जो आपका बीटा वन और बीटा टू का जो वैल्यू है दैट विल बी डाइल्यूटेड। उसके वैल्यू के बेसिस पे आप नहीं समझ पाएंगे, हम लोग वी कैन नॉट फाइंड व्हाट इज द प्रोमिनेंस ऑफ स्क्वायर एरिया और नंबर ऑफ बेडरूम्स व्हाइल डिसाइडिंग द सेल प्राइस। और ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये हमारे मल्टीकोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ एप्लीकेबल हो जाता है। तो यदि हमारे यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन है तो दैट इज नॉट गुड फॉर आवर मॉडल, और हम लोग को उसका क्या करना होगा, ट्रीटमेंट करना होगा, दैट विल सी लेटर। फिलहाल हम लोग देखते हैं यहाँ कि हमारे टू वेरिएबल्स के बीच में टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन है या नहीं है। तो लेट अस चेक इट।
ऐसे देखो आप मिसलेनियस वैल्यू, ठीक है, और हाउस कंडीशन के बीच में देखोगे तो ये वैल्यू क्या है, 0.071। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका, सॉरी, हाँ, these two variables are not correlated with each other। बट जब आप ये वैल्यू देखोगे, गैरेज बिल्ट ईयर एंड कंस्ट्रक्शन ईयर, ये वैल्यू क्या आपका 0.78, ये वैल्यू क्या 0.5 से अबव है, तो इट मीन गैरेज बिल्ट ईयर एंड कंस्ट्रक्शन ईयर, दीज टू वेरिएबल्स आर हाईली कोरिलेटेड। ठीक है, जैसे यहाँ हाउस कंडीशन था, तो हाउस कंडीशन विद सेल प्राइस क्या है 0.096, इट मीन दीज टू वेरिएबल्स आर नॉट कोरिलेटेड। कोरिलेशन हम कैसे, किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए, 0.5 से अबव होना चाहिए, तो वो हमारा होता है हाईली कोरिलेटेड। जैसे कंस्ट्रक्शन ईयर और सेल प्राइस है, ठीक है, बेसमेंट ईयर है एंड सेल प्राइस है, फर्स्ट फ्लोर एरिया है और सेल प्राइस है। सिमिलर वे विल सी फॉर दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जैसे गैरेज बिल्ट ईयर है, रीमॉडल ईयर है, द वैल्यू इज 0.62, तो ये दोनों वेरिएबल्स क्या है, हाईली कोरिलेटेड है। तब जो भी वेरिएबल्स मेरे पास यदि हाईली कोरिलेटेड है, तो वह वेरिएबल्स वहां पे क्या हमारा मल्टी कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। और मल्टी कोलिनियरिटी हमारे स्टार्स मॉडल के लिए जो अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, वह एक सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है कि हमारा हमारे पास जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, वहां मल्टी कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी मल्टी कोलिनियरिटी अमंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, सर अब इन्हें रिमूव कर देंगे क्या? हाँ, सो वी विल डू द ट्रीटमेंट, वेरिएबल्स व्हिच हैव द कोलिनियरिटी अमंग देमसेल्व्स, उसको, उस वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। वो स्टेप हम लोग देखेंगे आगे कि हम लोग कैसे उसको रिमूव करते हैं। तो फिलहाल अभी जो भी हम लोग स्टेप्स देख रहे हैं, दीज स्टेप्स आर फॉर ऑब्जर्वेशंस, दीज स्टेप्स आर नॉट फॉर एक्शन। एक्शन हम लोग आगे करेंगे, एक्शन हम लोग आगे लेंगे। फिलहाल वी आर सीइंग दीज स्टेप्स फॉर ऑब्जर्वेशंस, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशंस हुआ, एक बिल्डअप हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे कि उसके बेसिस पे हम लोग कैसे एक्शन लेते हैं। Now let us do the bivariate analysis. We have done the bivariate analysis for continuous variable. Now we will do the bivariate analysis for categorical variables. Categorical variables. Categorical independent variables versus independent variable versus डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा क्या है, वो है कंटिन्यूअस। इसके लिए हम लोग कौन सा ग्राफ बनाएंगे, तो वी विल मेक द ग्राफ बॉक्स प्लॉट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो भी कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है, उसको हम लोग एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। कैट वेरिएबल्स इक्वल टू ट्रेन डीएफ डॉट कॉलम्स, ट्रेन डीएफ डॉट डी टाइप्स इक्वल टू जहां वो ऑब्जेक्ट, तो वो मेरा हो जाएगा कैटेगोरिकल वेरिएबल। लेट अस चेक, सो दीज आर कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। इसमें मुझे सोर्स कॉलम नहीं चाहिए, बाकी सारे कॉलम्स के लिए हम लोग ग्राफ्स बनाएंगे। तो लेट अस मेक अ ग्राफ फॉर आई इन कैट वेरिएबल्स। तो मुझे क्या करना होगा, फिगर, so that it makes the graph for each variables, sns dot box plot। और यहां हम लोग क्या करेंगे, यहां हम लोग देंगे, लिखेंगे y इक्वल टू ट्रेन डीएफ ऑफ सेल प्राइस एंड x इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ट्रेन डीएफ ऑफ आई। Here I have to write plt dot figure। सो देखिए ये हमारा ग्राफ बन गया सारे वेरिएबल्स के लिए, वन बाय वन। अब चलिए समझते हैं कि ये जो ग्राफ बनाए इससे क्या हमारा, क्या ये ग्राफ हमको बताता है। तो देखिए
जब आप विजुलाइज कर रहे हो तो विजुलाइजेशन करने से ही नहीं होगा, हम लोग को समझना भी होगा कि हम जो विजुलाइज कर रहे हैं वह विजुलाइजेशन हम लोग को क्या बता रहा है। जो हम लोग अभी ग्राफ बनाए वो ग्राफ हम लोग को बता क्या रहा है। तो देखिए ग्राफ क्या बता रहा है आपको, जैसे हम लोग एक ग्राफ बनाए रोड टाइप वर्सेस सेल प्राइस। तो यहाँ पे रोड टाइप के अंदर टू कैटेगरीज है, पेव्ड एंड ग्रेवल, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि जो रोड टाइप के अंदर जो कैटेगरी है, क्या वह कैटेगरी हमारे सेल प्राइस को डिसाइड करने में क्या उसका कोई प्रोमिनेंस रोल है या नहीं है। और वो हम कैसे समझेंगे, वो हम इस तरीके से समझेंगे कि जब हमारा हाउस पेव्ड होता है तो ये आपका मीडियन होता है, तो दिस इज द मीडियन प्राइस ऑफ द हाउस। यदि हमारा हाउस पेव्ड है तो ये अराउंड मान लीजिए 18, ये मान लो आपका 1.8 लाख के अराउंड हो। और यदि आपका हाउस रोड टाइप यदि ग्रेवल है तो आपका मीन प्राइस क्या होता है 1.2 लाख का। इसका क्या मतलब होता है कि यदि रोड टाइप आपका पेव्ड है तो उस हाउस का प्राइस क्या होगा, वह होगा हाई होगा। और रोड टाइप यदि ग्रेवल है तो उस हाउस का प्राइस क्या होगा, लो होगा। इट मीन जो रोड टाइप की ये दो कैटेगरी हैं वो उसका रोल है इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग द सेल प्राइस ऑफ द हाउस। मान लो आपके पास सिर्फ रोड टाइप एक वेरिएबल है और आपको सेल प्राइस बताना है कि कौन सा हाउस होगा जिसका सेल प्राइस ज्यादा होगा। तो बेस्ड ऑन दिस डेटा और बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशंस और ग्राफ हम लोग बता सकते हैं कि सीइंग दिस ग्राफ ओनली कि यदि रोड टाइप मेरा पेव्ड है तो उस हाउस का प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। रोड टाइप यदि ग्रेवल है तो उस हाउस का प्राइस कम होगा, ठीक है। बट अगेन वी हैव टू सी वन मोर थिंग, सी इन दोनों में जो डिफरेंस है, यदि उन दोनों में डिफरेंस हैज significant difference, only difference will not make sense, there must be the significant difference। मतलब इन दोनों में मान लीजिए यदि आपका significant difference है in terms of deciding the sale price of the house, तभी आप बोल सकते हो कि this category have the role in terms of deciding the sale price। बट मान लो कि ये है आपका 1 पॉइंट मान लीजिए 8 है और ये है 1.75, there is a still difference but there is no significant difference। तो ऐसे केस में पेव्ड और ग्रेवल दो कैटेगरी का होना कोई रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी एक कैटेगरी रखोगे तो वी कैन वर्क, ठीक है। जैसे यहां आप देखोगे प्रॉपर्टी से यदि आपका घर रेगुलर है उसका कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। while compared to IR1, IR2 and IR3, तो यहाँ इन तीनों कैटेगरी को आप मर्ज करके एक कैटेगरी बना सकते हो और एक कैटेगरी आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेगुलर। सिमिलरली आपका हाउस टाइप में देखिए, ठीक है। एयर कंडीशनिंग देखिए, तो एयर कंडीशनिंग यदि आपका हाउस एयर कंडीशनिंग है तो आपके हाउस का प्राइस क्या होगा, वो हाइयर होगा। यदि यदि और जब आपका हाउस जो है एयर कंडीशनिंग नहीं होगा तो आपका सेल प्राइस क्या होगा हाउस का, वो होगा कम होगा। और यदि आप वैसे भी देखोगे तो एक्चुअल में भी ये सिनेरियो होता है कि जब आपके घर में एयर कंडीशनिंग होता है तो उस हाउस का प्राइस ज्यादा होता है। इन कॉन्ट्रास्ट इफ यदि आपके घर में एयर कंडीशनिंग नहीं है तो उस हाउस का प्राइस क्या होता है, कम होता है। तो दिस इज हाउ वी मेक द एनालिसिस फ्रॉम द गिवन ग्राफ्स। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज डमी वेरिएबल क्रिएशंस। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, डमी वेरिएबल क्रिएशन करते हैं। डमी वेरिएबल क्यों क्रिएट करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा जो एल्गोरिदम होता है, जो मॉडल होता है, वह टेक्सचुअल वैल्यू को अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो जो हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल है उसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डमी वेरिएबल में।
तो डमी वेरिएबल में यहाँ हम लोग कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वी आर कन्वर्टिंग, यहाँ हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं वन हॉट इनकोडिंग कर रहे हैं। तो आई गेस मैं, कैटेगोरिकल सॉरी, कैटेगोरिकल को हम कर रहे हैं सर। हाँ कैटेगोरिकल हम लोग करते हैं, सिंस कैटेगोरिकल वेरिएबल जो होता है उसको आपका एल्गोरिदम है उसको नहीं अंडरस्टैंड करता, वो प्रोसेस आप नहीं कर सकते हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं वन हॉट इनकोडिंग में मतलब डमी वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। तो डमी वेरिएबल में कन्वर्ट करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। वन ऑफ द वेज इज वन हॉट इनकोडिंग। वन हॉट इनकोडिंग क्या होता है उसको पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, देन विल कन्वर्ट। मान लीजिए आपके पास एक कैटेगोरिकल कॉलम है जेंडर, और उसके अंदर वैल्यूज है मेल, फीमेल, मेल, मेल, फीमेल, मेल, मेल, फीमेल। जब आप इसको वन हॉट इनकोडिंग में कन्वर्ट करते हो, मतलब डमी वेरिएबल में कन्वर्ट करते हो यूजिंग वन हॉट इनकोडिंग जो कॉन्सेप्ट है, तो ये क्या होता है, अब इसके अंदर जितनी भी कैटेगरी होंगी, इसके अंदर जितनी भी कैटेगरी होंगे उतने आपके कॉलम्स बन जाएंगे। अब इसके अंदर कितनी कैटेगरी है, जेंडर के अंदर दो है कैटेगरी, मेल एंड फीमेल। तो ये आपके दो कॉलम्स बन जाएंगे, जेंडर अंडरस्कोर मेल और जेंडर अंडरस्कोर फीमेल। अब देखिए जेंडर अंडरस्कोर मेल जहां होगा ना, जिस प्लेस पे होगा, मतलब मेल जहां होगा वहां वन हो जाएगा, और जहां फीमेल होगा वो जीरो हो जाएगा। तो वन वन जीरो, वन वन और जीरो। जहां फीमेल होगा वहां आपका वन हो जाएगा, और जहां मेल होगा वो आपका जीरो हो जाएगा। अब आप बताइए कि मान लो अब आपके पास ये दो कॉलम है, ठीक है, जेंडर अंडरस्कोर मेल, जेंडर अंडरस्कोर फीमेल। विद द हेल्प ऑफ दीज टू कॉलम्स कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल कॉलम्स। हाँ, इन दोनों कॉलम के हाँ हेल्प से क्या हम लोग ओरिजिनल कॉलम को ड्रैग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सर, किसी एक से भी काम चल जाएगा ये। नहीं, फिलहाल इस पॉइंट को हम लोग करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्या इन दोनों कॉलम के हेल्प से हम अपना जो ओरिजिनल कॉलम उसको ड्रैग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। इट मीन क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग कोई इंफॉर्मेशन लूज नहीं किए, इवन दो वी कन्वर्टेड दिस कॉलम इनटू द वन हॉट इनकोडिंग। मतलब लोग इसको राइट डमी वेरिएबल में कन्वर्ट किए, बट वी आर नॉट लूजिंग एनी इंफॉर्मेशन। एम आई करेक्ट? राइट सर। राइट। अब मान लीजिए इन दोनों कॉलम में मैं यदि एक कॉलम को रिमूव कर दे रहा हूं, ठीक है, तो क्या हम अपना ओरिजिनल कॉलम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं सर। बना सकते हैं। तो स्टिल वी आर नॉट लूजिंग एनी इंफॉर्मेशन, और हम लोग अपना जो न्यू कॉलम है उसको ड्राइव, सॉरी ओरिजिनल कॉलम को ड्राइव कर सकते हैं। तो जब आप डमी वेरिएबल कन्वर्ट करते हो तो आपके पास जितने कैटेगरी होते हैं उतना आपका कॉलम्स बनते, उतना कॉलम्स बन जाता है। देन हम लोग क्या करते हैं कि उसमें से एक कॉलम को हम लोग रिमूव कर देते हैं। उसका दो रीजन होता है कि पहला कि आप यदि उस कॉलम को रखते हो तो दैट इज रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, तो हम लोग को रिडंडेंट इंफॉर्मेशन नॉट रिक्वायर्ड। मान लो हमारा जेंडर अंडरस्कोर मेल से ही यदि हम जेंडर कॉलम के को ड्राइव कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा कॉलम होगा जेंडर अंडरस्कोर फीमेल, वी डू नॉट रिक्वायर रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। पहला वो रीजन होता है। दूसरा रीजन क्या होता है, यदि जेंडर अंडरस्कोर फीमेल रखते हो तो ये दोनों कॉलम क्या होता है आपका परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी वाला कॉन्सेप्ट को क्रिएट करता है। क्योंकि इन दोनों कॉलम के, मतलब आप इस कॉलम के बेसिस पे भी इसको आप गेस कर सकते हो कि जेंडर इसको फीमेल का कौन से कॉलम में क्या वैल्यूज होंगे। तो इस कारण से भी कि हमारे पास परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी
का सिचुएशन क्रिएट ना हो, ठीक है, इसको परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी का होता है यदि आप दोनों कॉलम्स को इंक्लूड करके मॉडल डेवलप करते हो, स्पेशली स्टैट्स मॉडल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो फॉर दिस टू पर्पस कि हमारे पास रिडंडेंट इंफॉर्मेशन ना हो और परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी का इश्यू ना हो, हम लोग जब डमी वेरिएबल क्रिएट करते हैं उसमें से क्या होता है, एक कॉलम को हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, और वो हम लोग कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी डिस्प्ले करता हूं, करके दिखाता हूं। तो चलिए हम लोग डमी वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो फुल रॉ 2 इक्वल टू पीटी डॉट गेट अंडरस्कोर डमीज, और इसमें हम लोग पास कर रहे हैं फुल रॉ, और ड्रॉप अंडरस्कोर फर्स्ट कीजिए, ड्रॉप अंडरस्कोर फर्स्ट इक्वल टू ट्रू कर कीजिएगा। तो ये क्या करेगा कि ये जितने भी कैटेगरी बनाएगा उस कैटेगरी में से एक कॉलम को आपको ड्रॉप कर देगा, ठीक है। अब आप यदि इसका शेप देखोगे, फुल रॉ 2 डॉट शेप, तो देखिए अब आपके पास जो इनिशियली आई गेस 25 कॉलम्स थे, अब आपके पास 38 कॉलम्स हो गए। और आप देखो मैं दिखाता हूं आपको हेड करके, फुल रॉ 2 डॉट हेड, ये देखिए आपके पास कॉलम्स था, रोड टाइप आप देखे थे, आपको याद होगा रोड टाइप आपके पास क्या था, कैटेगोरिकल कॉलम था। तो रोड टाइप को मैं आपको डिस्प्ले करता हूं, देखिए रोड रोड, ओके। जैसे आपका देखो सोर्स कॉलम था, सोर्स कॉलम में आप क्या वैल्यू डाले थे, आप सोर्स कॉलम में वैल्यू डाले थे ट्रेन एंड टेस्ट। तो देखिए इसमें इसके दो कॉलम बने होंगे, सोर्स अंडरस्कोर ट्रेन और सोर्स अंडरस्कोर टेस्ट। तो सोर्स अंडरस्कोर टेस्ट आपका क्या हुआ, ड्रॉप हो गया, और सोर्स अंडरस्कोर ट्रेन में जहां भी ट्रेन है वह वैल्यू आपका क्या हो गया, 1 हो गया, और जहां टेस्ट होगा वह वैल्यू आपका क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। वो आप देखना चाहते हो तो मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ, देखिए सैंपल कर देता हूँ, सैंपल ऑफ 5, देखिए आप देखिए यहाँ पे आपका टेस्ट था, ये आपका 0 हो गया, और इन सारे प्लेसेस पे ट्रेन है, ये प्लेस, ये देखिए वैल्यूज आपका 1 डिस्प्ले हो रहा है। तो दिस इज हाउ वी डू द डमी वेरिएबल क्रिएशन, और इसको कहते हैं हम लोग, जो अभी हम लोग डमी वेरिएबल क्रिएट किए इसको प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वन हॉट इनकोडिंग। अब सिंस हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडल जो डेवलप कर रहे हैं वो आपका स्टैट्स मॉडल है, ठीक है। तो स्टैट्स मॉडल में क्या होता है डियर, कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, वाई हैट इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 इंटू x1। तो जो बीटा नॉट का जो वैल्यू होता है, जो आपका कॉन्सेप्ट होता है, सॉरी कांस्टेंट होता है, जो इंटरसेप्ट है, वह बाय डिफॉल्ट आपके इस एल्गोरिदम में नहीं आता है। तो आपको हम लोग को क्या करना होता है, कांस्टेंट के वैल्यू को या इंटरसेप्ट के वैल्यू के लिए हम लोग को एक कॉलम ऐड करना होता है। एक कॉलम हम लोग ऐड करते हैं और जिसमें हम लोग इनिशिएट करते हैं विद वैल्यू 1। एक कॉलम हम लोग ऐड करते हैं और इनिशिएट कर लेते हैं वैल्यू 1 के साथ, और जब हम लोग बाद में मॉडल डेवलप करेंगे तो वहां पे जो एक्चुअल इंटरसेप्ट का वैल्यू होगा वह वैल्यू वहां पे आपको आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इंटरसेप्ट कॉलम को ऐड कर रहे हैं। सो फ्रॉम stats models dot API import add underscore constant, और इसमें हम लोग कर रहे हैं full raw 2 equal to add underscore constant full raw 2। देखिए आप full raw 2 ही रखे थे ना, हाँ। अब आपका क्या हुआ, ये कांस्टेंट कॉलम ऐड हो गया। सो लेट मी शो यू, फुल रॉ 2 डॉट, आप जब सेव देखोगे तो आपको देखो 39 हो गया है, एक कॉलम आपका ऐड हो गया है, वो आपका कांस्टेंट कॉलम है, और मैं उसको डिस्प्ले आपको करके दिखाता हूँ। हेड देखिए, ये आपका देखो
कॉलम करके एक कांस्टेंट कॉलम ऐड हो गया है और इसके सारे वैल्यूज 1 के साथ इनिशिएट हुए हैं। ठीक है, जब आप एक्चुअल में मॉडल डेवलप कीजिएगा तो जो आपका कांस्टेंट का वैल्यू होगा, इंटरसेप्ट का वैल्यू होगा, वो इस प्लेस पे आ जाएगा। सर एक डाउट है मेरा। यस। सर जैसे इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट तो हमारा हमेशा वाई एक्सिस पे होता है, ठीक है। तो जो इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी वो तो या तो हमारी कोई डिपेंडेंट वेरिएबल ही होगा ना। नहीं डियर, ठीक। इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है कि जिस वो पॉइंट पे वाई एक्सिस से हिट करे, है ना। मैं बता रहा हूं, आपका जो लाइन है इस पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट करता है, वो आपका इंटरसेप्ट का वैल्यू होता है। तो जब आपका फॉर्मूला होता है वाई हैट इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू एक्स, तो ये जो बीटा नॉट होता है वही आपका इंटरसेप्ट होता है। राइट सर। राइट, तो वो जो आपका इंटरसेप्ट होता है, जब आप मॉडल डेवलप कीजिएगा तो बाय डिफॉल्ट ये जो इंटरसेप्ट का वैल्यू नहीं आता है। उसके लिए हमको हम हमारे पास क्या होना चाहिए कि इंटरसेप्ट का वैल्यू होना चाहिए। हम अपने उस लाइन को एक्सिस से नहीं पास करने के लिए सोचते हैं कि मेरा लाइन एक्सिस से पास नहीं हो, मेरा लाइन जो है वो वाई एक्सिस पे कट करे, मतलब हमको कांस्टेंट का वैल्यू आए। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है कि एक कॉलम को हमको इनिशिएट करना होता है विद द वैल्यू ऑफ 1। जहां पे जब आप मॉडल डेवलप कीजिएगा तो जो एक्चुअल में कांस्टेंट का वैल्यू होगा वो वैल्यू वहां पे आएगा, उस ओके 1 के सर। बीच आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड दी डेटा इनटू ट्रेन एंड टेस्ट। ट्रेन df इक्वल टू फुल रॉ टू फुल रॉ टू यहां सोर्स अंडरस्कोर ट्रेन जहां आपका हो इक्वल टू 1, और इसमें हम लोग ड्रॉप कर देंगे सोर्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉलम को, और एक्सिस इक्वल टू 1। ठीक है, सिमिलर वे टेस्ट डीएफ में हम लोग करेंगे फुल रॉ टू फुल रॉ टू सोर्स अंडरस्कोर ट्रेन इक्वल टू 0 डॉट ड्रॉप सोर्स अंडरस्कोर ट्रेन एक्सिस इक्वल टू 1। और अब आप शेप देखोगे, ट्रेन df डॉट शेप, ये हो गया 1167 एंड 38 कॉलम्स। टेस्ट df डॉट शेप 292 और 38 कॉलम्स। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, ये हमारा ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट स्टेप होता है हम लोग को डिवाइड करना होता है, लेट अस डिवाइड द let us divide into the dependent and independent variable, dependent and independent variable में हम लोग को क्या होता है, जो मॉडल डेवलप करने में पहले हमारा फर्स्ट पार्ट में क्या करता है, ट्रेन और टेस्ट में डिवाइड कर देते हैं। जहां हम लोग 80% डेटा ट्रेन में दिए थे, 20% डेटा हम लोग टेस्ट में दिए थे। उसके बाद हम लोग को डिवाइड करना होता है ट्रेन डेटा डीएफ को डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट में। सिमिलर वे हम लोग को टेस्ट को डिवाइड करना होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में। तो चलिए हम लोग करते हैं ट्रेन एक्स इक्वल टू ट्रेन डीएफ डॉट ड्रॉप, और इसमें मुझे नहीं चाहिए सेल प्राइस एक्सिस इक्वल टू 1, देन ट्रेन वाई इक्वल टू ट्रेन डीएफ सेल
प्राइस। सिमिलर वे टेस्ट एक्स में हम लोग कर रहे हैं टेस्ट df डॉट ड्रॉप सेल प्राइस एक्सिस इक्वल टू 1 और टेस्ट वाई में हम लोग कर रहे हैं टेस्ट df ऑफ सेल प्राइस। और आप देखोगे प्रिंट ट्रेन एक्स डॉट सेव प्रिंट ट्रेन वाई डॉट सेव प्रिंट टेस्ट एक्स डॉट सेव प्रिंट टेस्ट वाई डॉट सेव। 1167 37 1167 292 37 and 292। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा हमारा हम लोग क्या करिए अब स्प्लिट कर लिए 10 टेस्ट में स्प्लिट कर लिए इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में हम लोग स्प्लिट कर लिए। अब सिंस हम लोग ऑलरेडी देखे हैं कि हमारे पास क्या था हमारे डेटा फ्रेम में जो हमारे पास डेटा फ्रेम है उसमें मल्टीकोलिनियरिटी अवेलेबल था। कुछ वेरिएबल्स क्या थे मल्टीकोलिनियर थे मतलब वो कॉलिनियर थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे उसका ट्रीटमेंट करेंगे जो वेरिएबल्स हमारा मल्टीकोलिनियर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे ड्रॉप करेंगे। तो अब यहाँ एक चीज आता है ध्यान रखिए कि जब आपके पास वेरिएबल में मल्टीकोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट होता है तो क्या आपको सारे वेरिएबल्स जो भी हमारे पास मल्टीकोलिनियर है क्या हमारे पास सारे वेरिएबल्स को हम लोग को ड्रॉप कर देना चाहिए। तो इसका आंसर होता है नो। हम लोग को जो ड्रॉप करना चाहिए वह करना चाहिए 1 by 1। और क्यों करना चाहिए उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। सपोज इट मान लो ये आप हो ठीक है और ये आप हो और मान लो आप एक बॉय हो ये गर्ल है और इस गर्ल का ये भाई है ठीक है और ये तीनों सेम इंस्टीट्यूट में स्टडी कर रहा है। तो सिंस आप एक्स हो आप वाई को वाई आपको अच्छी लगती है तो वाई के लिए आप क्या कर रहे हो आप जेड से दोस्ती करते हो। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है कि उस दोस्ती कारण से वाई किससे भी आपको दोस्ती हो जाती है। तो यदि मैं अभी आप तीनों के बीच में देखूं तो क्या है रिलेशनशिप है मतलब आप तीनों क्या है कॉलिनियर हो। तो यहाँ क्या है मल्टीकोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है तीनों में। यही मान लो कि आपके पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और तीनों मल्टीकोलिनियर है तीनों के बीच में रिलेशनशिप है। तो अब हमारा क्या कहता है हमारा मॉडल कहता है कि आप हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में मल्टीकोलिनियरिटी का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए इन तीनों वेरिएबल को ड्रॉप करना चाहिए बट मुझे इन तीनों वेरिएबल को ऑल टुगेदर ड्रॉप नहीं करना चाहिए 1 by 1 ड्रॉप करना चाहिए। अब मैं बताता हूं रीजन। आप मान लो इन तीनों में से यदि y को ड्रॉप कर देते हो ठीक है यदि मान लो आपका y से झगड़ा हो जाता है या आप ब्रेकअप कर लेते हो y से तो क्या x और z के बीच का रिलेशनशिप जो है वह रहेगा या टूट जाएगा बताओ। सर रहेगा बट फिर कोई यूज नहीं होगा। देयर आर हाईली चांसेस कि x और z के बीच का रिलेशन ब्रेक हो जाएगा बिकॉज y एंड z बोथ आर ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो सिंस ये ब्रदर एंड सिस्टर्स है और आपका x से ही ब्रेकअप हो जाएगा मतलब आप x और y से ब्रेकअप हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपका x हो तो z के साथ रिलेशनशिप आपका खत्म हो जाएगा। तो यही होता है आपके इस मॉडल डेवलपमेंट में भी। यदि मान लो आप इसमें से अभी फिलहाल तीनों का आपको देखोगे तो वैल्यू काफी हाई होगा इन टर्म्स ऑफ यदि आप रिलेशनशिप में वैल्यू चेक कीजिएगा तो। बट यदि आप किसी एक वेरिएबल को ड्रॉप करते हो तो दे आर हाईली चांसेस कि आप इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप जो है वह ड्रॉप हो जाएगा और आपका वैल्यू जो है
वो आपका कम हो जाएगा, जो आपका थ्रेशोल्ड है जो भी मानते हो उससे कम हो जाएगा। मतलब अब आपके बीच एक्स और जेड के बीच में रिलेशनशिप नहीं होगा। तो इसी सेम चीज को हम लोग फॉलो करने के लिए जा रहे हैं मॉडल इस अपने केस स्टडी के अंदर। तो वो हम लोग कैसे चेक करते हैं, मल्टीकुलरिटी का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो होता है आपका VIF चेक, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। वो होता है आपका VIF, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। और ये होता है आपके अंदर है, ये कहां पर है आपको, स्टैट्स मॉडल्स, मॉडल्स डॉट आउटलायर्स अंडरस्कोर इन्फ्लुएंस इंपोर्ट वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, इन्फ्लेशन फैक्टर। स्टैट्स मॉडल्स डॉट आउटलायर्स, अच्छा स्टैट्स मॉडल्स डॉट stats dot outliers underscore outliers underscore stat models, stats models dot stats dot outliers underscore influence, कहाँ मिस्टेक है, VARINC variance inflation, अच्छा सॉरी stats models dot stats dot outliers underscore influence import variance inflation factor। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बता रहा हूँ डियर। अब देखिए हम लोग कैसे इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे उसको थोड़ा समझिए। हम लोग को क्या करना है, प्रोसेस समझिए। हम लोग को वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर का वैल्यू निकालना है। वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर क्या देगा, प्रत्येक कॉलम का आपको वैल्यूज देगा कि क्या है उसका वैल्यूज है, ठीक है, मल्टीकुलरिटी का क्या वैल्यूज है प्रत्येक कॉलम के लिए देगा। और हमारा जो थ्रेशोल्ड है वह थ्रेशोल्ड है 5 का। तो अब उसमें हम क्या करेंगे, मान लो मेरे पास सारे कॉलम्स है, मेरे पास टोटल कितने कॉलम्स है, मैं यदि इसमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हटा देता हूं तो मेरे पास 36 कॉलम्स में 36 सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हटा देता हूं तो मेरे पास 36 कॉलम्स में उस 36 कॉलम्स का मेरे पास क्या होगा, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर का वैल्यू आएगा। उसमें से जो हाईएस्ट होगा, जिस कॉलम का वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगा, दो चीज ध्यान रखिएगा। पहला, आउट ऑफ दिस 36 कॉलम्स में से जिस कॉलम्स का 37 सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है ना सारे, हम 37 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है हमारे पास, उस 37 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में जिस भी कॉलम का, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस कॉलम को सॉर्ट कर लेंगे उसके वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर का। और जिस कॉलम का सबसे हाईएस्ट वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर होगा और वह वैल्यू यदि 5 से ज्यादा होगा तो उस कॉलम को हम लोग ड्रॉप करेंगे और उसको यहां हम लोग सेव कर लेंगे, हाई VIF कॉलम नेम्स में सेव करते जाएंगे, मतलब स्टोर करते जाएंगे। देन अगेन हम क्या करेंगे, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर निकालेंगे, जो रिमेनिंग हमारे पास 36 कॉलम्स बचे। फिर उस कॉलम के वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर के वैल्यूज को
हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, और जो उसमें सबसे हाईएस्ट होगा, जिस कॉलम का वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर सबसे हाईएस्ट होगा, और यदि वह 5 से ज्यादा है, तो फिर उस कॉलम को हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, और हाई वीआईएफ कॉलम्स नेम्स में उसको स्टोर कर लेंगे। अगेन इस प्रोसेस को हम लोग रिपीट करेंगे, और ये प्रोसेस आपका तब तक चलेगा जब तक आपका टेम्प मैक्स वीआईएफ जो है वह 5 से कम ना हो जाए या 5 के बराबर ना हो जाए। तो जो हमारा थ्रेशोल्ड है वह है हमारा 5 का। अब इसके लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग कोड लिखने के लिए जा रहे हैं। while temp max VIF is greater than equal to max VIF cut off, temp VIF df equal to pd dot data frame। अब यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट VIF using least comprehension। तो टेम्प VIF DF, और इसमें हम बनाए एक कॉलम VIF, इसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे वेरिएंस इन्फ्लेशन अंडरस्कोर फैक्टर ट्रेन एक्स कॉपी डॉट वैल्यूज कॉमा आई, और आई इन रेंज ट्रेन एक्स कॉपी डॉट शेप ऑफ 1। create a new column to store the highest VIF values column। तो temp VIF DF column underscore name equal to train x dot copy dot columns drop NA rows temp VIF DF dot drop NA in place equal to true। Sort the VIF value, temp column name equal to temp VIF DF dot sort underscore values VIF ascending equal to false dot iLog 0,1। temp column name temp
VIF DF temp, sorry, store the max values, max VIF value, temp max VIF equal to temp VIF DF dot sort underscore values VIF ascending equal to false, false, सॉरी, यहाँ हम लोग डॉट आई लॉग 0,0 if temp max VIF is greater than equal to max VIF cut off photo train x copy equal to train x copy dot drop temp column name name axis equal to 1 high VIF column name dot append temp column name, ये हो गया आपका हाई VIF कॉलम नेम्स। कॉलम्स नेम, कॉलम नेम रन करके देखते हैं। temp VIF DF dot sort, अच्छा सॉरी यहाँ कॉमा, temp VIF DF VIF name variance inflation factor, oh sorry factor spell a mistake, variance inflation factor CTOR,
तो देखिए ये कोड कैसे रन कर हो रहा है इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, हम लोग स्टैट्स मॉडल डॉट स्टैट्स डॉट आउटलायर्स इन्फ्लुएंस से इंपोर्ट किए हैं वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर को। और यहाँ हम लोग दो वेरिएबल मैं इनिशिएट कर रहा हूँ, एक टेम्प मैक्स वीआईएफ और दूसरा मैक्स वीआईएफ कट ऑफ, और दोनों का वैल्यू मैं 5 से इनिशिएट किया। जो मेरे पास ये जो डेटा फ्रेम है ट्रेन एक्स, उसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ ट्रेन एक्स कॉपी में, और मैं एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ हाई वीआईएफ कॉलम नेम से, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ उस वेरिएबल उस कॉलम के नेम को स्टोर करूंगा जिस जो कॉलम्स का मेरा हाई वीआईएफ का वैल्यू होगा। अब इस कंडीशन को ट्रू होने के लिए तो मुझे इन दोनों वेरिएबल को मैं इनिशिएट किया हूं और ये दोनों वेरिएबल का मैं वैल्यू 5 रखा हूं, तो ये मेरा कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो मैं सबसे पहले क्या किया हूं, एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया हूं, और जिस डेटा फ्रेम के अंदर वीआईएफ और कॉलम नेम को मैं स्टोर करूंगा। यहाँ पे मैं क्या किया हूं, मैं इस लाइन में वीआईएफ वैल्यू कैलकुलेट किया हूं। वीआईएफ वैल्यू वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर जो मेरे पास फंक्शंस है उसके थ्रू मैं कैलकुलेट कर किया हूं। ये जो वैल्यू लेता है आपका वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर जो कैलकुलेट करता है, वो डेटा फ्रेम पे नहीं करता, वो करता है एरे पे। और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेन एक्स कॉपी डॉट वैल्यू जब आप करोगे तो ये क्या होगा, डेटा फ्रेम आपका कन्वर्ट हो जाएगा एरे में। तो यहां से मैं एरे को पास कर रहा हूँ। और ये जो आई है ये आपका क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखा हूं कि फॉर आई इन रेंज 10x कॉपी डॉट शेप ऑफ 1, 10x कॉपी डॉट शेप ऑफ 1 कीजिएगा तो ये आपको क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स देगा। तो यहां से ये आई क्या होगा कि 1 बाय 1 कॉलम्स को पिक करेगा। और यहां इस पॉइंट से मेरा क्या होगा, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर प्रत्येक कॉलम के लिए कैलकुलेट होगा, और जो मेरा टेम्प वीआईएफ डीएफ इस डेटा फ्रेम में वीआईएफ जो कॉलम है वहां स्टोर होगा। देन मैं क्या कर रहा हूं, अब इसके अगेंस्ट मुझे कॉलम नेम भी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, एक न्यू कॉलम्स क्रिएट कर रहा हूं टेम्प वीआईएफ डीएफ में, और जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम का नेम को रख रहा स्टोर कर रहा हूं। अब मैं सपोजिट मेरे कुछ कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो जाए, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि ड्रॉप एनी कर रहा हूं, ताकि कोई मिसिंग वैल्यूज हो या कोई किसी भी टाइप के मिसिंग वैल्यूज हो तो मैं उसको क्या कर रहा हूं, ड्रॉप कर दे रहा हूं। देन अब इस पॉइंट पे क्या कर रहा हूं, मेरे पास क्या हुआ, सारे वीआईएफ कैलकुलेट हो गए, सारे कॉलम्स के अगेंस्ट में वीआईएफ कैलकुलेट कर लिए। और उस वीआईएफ में मुझे किसको चूज करना है, कौन से कॉलम्स को चूज करना है, जिसका हाईएस्ट वीआईएफ हो। उसके उस पर्पस के लिए मैं क्या किया हूं, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू से वीआईएफ को सॉर्ट कर लिया हूं, और असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स रखा हूं, तो जो सबसे पहले आएगा, सबसे ऊपर आएगा, वो मेरा हाईएस्ट वीआईएफ होगा। अब वो मुझे वैल्यू चाहिए कि वो जो हाईएस्ट वीआईएफ है उसका वो किस कॉलम के अगेंस्ट में है। तो अब किस कॉलम के अगेंस्ट में है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, आई लॉक कर रहा हूं, तो जीरो से मेरा क्या होगा, जीरो मैं ले रहा हूं, आई लॉक आप लिखिए 0,1, तो क्या होगा बताओ, जीरो से आपका रो हो जाएगा, रो के लिए आप जीरो लिखे हो, 1 के लिए लिखे हो कॉलम। तो ये आपको क्या फेच करके देगा, ये फेच करके देगा कि जो ऐसा कॉलम जिसका सबसे हाईएस्ट वीआईएफ है उसका जो भी नेम है, उस कॉलम के नेम को आप स्टोर कर लियो टेम्प कॉलम नेम में। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, टेम्प मैक्स वीआईएफ में 0,0 लिख रहे हैं। अगेन हम यहाँ सॉर्ट कर रहे हैं वीआईएफ को, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स कर रहे हैं, और अब हम लिख रहे हैं आई लॉग 0,0, मतलब जो भी आपका वीआईएफ जो वैल्यू कैलकुलेट की हो, तो जो सबसे हाईएस्ट वीआईएफ का वैल्यू है उसको मैं स्टोर कर ले रहा हूं टेम्प मैक्स वीआईएफ में। अब मैं कंडीशन पुट कर रहा हूं कि इफ टेम्प मैक्स वीआईएफ, ठीक है, जो मैं यहां से कैलकुलेट किया हूं, यदि वो ग्रेटर देन इक्वल टू है मैक्स वीआईएफ कट ऑफ है जो आपका 5 है, यदि उससे ज्यादा हो तो मैं उस कॉलम को क्या कर रहा हूं, ड्रॉप कर रहा हूं, और उस कॉलम को मैं अपेंड करते जा रहा हूं हाई वीआईएफ कॉलम नेम्स में, सो दैट जो मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है ट्रेन एक्स में, मैं उसमें क्या कर सकूं, उन सारे कॉलम्स को ड्रॉप कर सकूं।
तो जब आप रन कर रहे हैं और जब हम लोग रन कर रहे हैं हाई VIF कॉलम नेम्स, तो आप देखो ये आपको ये सारे कॉलम्स है जिसका सबसे हाई VIF वैल्यूज है। ठीक है, इन सारे कॉलम्स को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। बट इस कॉलम में हमारे पास जो ये कांस्टेंट है, इस कॉलम को हम लोग ड्रॉप नहीं करेंगे, बिकॉज वी रिक्वायर द कांस्टेंट कॉलम। तो चलिए हम लोग अब इसमें क्या करते हैं, हाई VIF कॉलम नेम्स में, हाई VIF कॉलम नेम्स डॉट रिमूव करते हैं कॉन्स्ट, CONST, इसको रिमूव करते हैं। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल में ड्रॉप करेंगे। तो ट्रेन एक्स इक्वल टू ट्रेन एक्स डॉट ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग है VIF कॉलम नेम्स, और एक्सिस इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 1 कर देंगे। सिमिलर वे हम लोग टेस्ट एक्स के साथ भी वही प्रोसेस को रिपीट करेंगे। टेस्ट एक्स डॉट ड्रॉप हाई VIF कॉलम नेम्स कॉमा एक्सिस इक्वल टू 1। और आप जब आप शेप देखोगे, ट्रेन एक्स डॉट शेप 1167 24 कॉलम्स में आपके पास बच गए। टेस्ट एक्स डॉट शेप देखिएगा तो आपके पास 292 और 24 कॉलम्स बच गए। सो तब आपका क्या हुआ, यहाँ पे आप मल्टी कोलिनियरिटी को आप हैंडल कर लिए, बिकॉज दीज कॉलम्स आर मल्टी कोलिनियर, मिस कॉलिनियर है, और इस कॉलम को हम लोग क्या किया, रिमूव किए। अब हमारा लास्ट फेज आएगा, वो होगा अब हम लोग करेंगे मॉडल बिल्डिंग। सो फार ओके है। So from stats models dot API import OLS, यहाँ जो हम लोग स्टैट्स मॉडल में जो मॉडल डेवलप करते हैं वो करते हैं यूजिंग OLS। OLS मतलब होता है ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग करते हैं M1 इक्वल टू OLS, और इसमें पास करते हैं हम लोग ट्रेन Y कॉमा ट्रेन X, और डॉट फिट मेथड से हमारा मॉडल डेवलप होता है। अब यदि हम समरी देखेंगे अपने मॉडल का, वो होता है M1 डॉट समरी। ये देखिए आपका मॉडल डेवलप हुआ, ये इसका समरी है। तो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, देखिए ये रहा आपका कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, और ये आपके प्रत्येक कॉलम का कोफिशिएंट का वैल्यू है। तो कोफिशिएंट क्या बताता है कि कितना प्रोमिनेंस है इस कॉलम का व्हाइल डिसाइडिंग योर डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये है आपका प्रोबेबिलिटी वैल्यू। दिस प्रोबेबिलिटी वैल्यू विल टेल्स दैट हाउ मच इंपोर्टेंस हैज दिस कॉलम, मतलब वेदर दिस कॉलम हैज इंपोर्टेंस सिग्निफिकेंस और नॉट व्हाइल डिसाइडिंग आवर डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्चुअली ये कहाँ से कैसे होता है, तो ये होता है कि हमारा नल हाइपोथेसिस होता है। यहाँ पे हमारा नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो गैरेज एरिया है, तो नल हाइपोथेसिस क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस हुआ कि गैरेज एरिया
डज नॉट है, मतलब आपका नल हाइपोथेसिस क्या होता है लीनियर रिग्रेशन में, कि मान लो यहाँ आपके पास वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है सेल प्राइस, और बाकी जो रिमेनिंग जो आपके पास कॉलम्स है वह कॉलम्स क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो मान लो इसमें एक कॉलम है गैरेज एरिया, तो हमारा क्या कहता है कि गैरेज एरिया डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट व्हाइल डिसाइडिंग द सेल प्राइस ऑफ द हाउस। ये मेरा नल हाइपोथेसिस होता है। उसके अगेंस्ट में हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या देते हैं कि गैरेज एरिया हैज द सिग्निफिकेंस रोल या हैज इंपैक्ट ऑन डिसाइडिंग द सेल प्राइस ऑफ द हाउस। तो उस पर हम लोग टेस्ट करते हैं, यदि मेरा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू लेस देन 0.05 आता है, इसका मतलब क्या होता है कि बी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को, और उस वेरिएबल का इंपोर्टेंस होता है, सिग्निफिकेंस होता है इन डिसाइडिंग द सेल प्राइस ऑफ द हाउस और इन डिसाइडिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब यहाँ पे हम लोग को पी वैल्यू चेक करना होगा कि कौन कौन से ऐसे कॉलम है जिनका पी वैल्यू 0.05 से कम है। अब जो भी कॉलम्स जिनका प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.05 से कम है, तो दोज वेरिएबल्स आर सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स। तो अब हम लोग सिर्फ उसी वेरिएबल्स को लेकर आगे बढ़ेंगे टू डेवलप आवर फाइनल मॉडल। रेस्ट विल रिक्वायर वन मोर क्लास, क्योंकि अभी हम लोग को पी वैल्यू के बेसिस पे डिसाइड करना है टू व्हिच आर द सिग्निफिकेंस वेरिएबल्स। देन आफ्टर हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से इवैल्यूएशन करेंगे, और देन आफ्टर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो एजम्पशंस है वो एजम्पशंस हमारा जो हम लोग देखेंगे जो लीनियर रिग्रेशन के लिए एजम्पशंस है, क्या एजम्पशंस हमारा फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दो तीन पार्ट्स अभी हमारे पास स्टिल रिमेनिंग है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।